नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल राख की गंगा, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा जी। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन्हें सुनकर आए। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 6। सुबह करीब 6 बजे फोन की घंटी बजती है। श्याम तत्काल से फोन को उठा लेता है और कहता है, हेलो सफिया। कैसे हो श्याम? न जाने किस प्रकार का संतोष श्याम को सफिया के मुंह से उसका नाम सुनकर मिलता है, और फिर वो कुछ पल चुप रहकर कहता है, फोन कैसे किया तुमने? क्यों, तुम इंतजार नहीं कर रहे थे? तुमने ही तो कल कहा था कि तुम इंतजार करोगे हमारे फोन का। सफिया जवाब देती है। श्याम इस पर कुछ नहीं कहता और सफिया फिर से कहती है, सुबह अब्बू नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं तो पूरे दिन में हमारे पास बस एक यही पहर होता है जिस समय हम फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बीते 1 घंटे में दोनों की खूब बात होती है। इस बीच श्याम के पिताजी यानी प्रोफेसर शुक्ला कई बार आंगन का चक्कर लगा चुके होते हैं और अपने बेटे को काफी देर से फोन पर लगे पाकर भी वो उससे कुछ पूछते नहीं हैं, न ही कुछ कहते हैं। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि श्याम किसी लड़की से बात कर रहा है। पर जैसा कि हमने बताया था, प्रोफेसर शुक्ला एक आधुनिक युग के पिता थे और उन्हें उनके बेटे से किसी लड़की से बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन फिर भी वो कई बार कोशिश जरूर करते हैं कि श्याम आखिर किससे और क्या बात कर रहा है। श्याम भी अपने पिता को देखकर थोड़ा झेंप जाता है और अपनी आवाज को थोड़ा धीरे कर लेता है। कभी कभी तो कुछ न बोलते हुए भी बस सफिया की बात सुनता रहता है और फिर अपने पिता के जाने के बाद ही कोई जवाब देता है। यह सिलसिला कई दिनों तक कुछ इसी तरह चलता रहता है। रोज सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच सफिया श्याम को कॉल करती और दोनों 1 से 1.5 घंटे तक एक दूसरे से बातें करते और फिर इसके बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते और दोनों अगले सवेरे का बेसब्री से इंतजार करते। प्रोफेसर शुक्ला को अपने बेटे की हरकत कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करते और सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ने देते हैं। वो ये सोचते हैं कि लड़का अब किशोर अवस्था में पहुंच चुका है और इस यौवन में उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ा सकता है। लेकिन पिता का कर्तव्य निभाते हुए वे अक्सर रात्रि में या खाना खाते समय अपने तजुर्बे के हिसाब से अपने सुपुत्र श्री श्याम शुक्ला को दुनियादारी की सीख देते और कुछ चीजों से उसे बचकर रहने को कहते, जिसमें गलत संगति, नशा और प्रेम जैसी चीजें शामिल हैं। अब वो सफिया के नाम को अपने जहन में इतनी बार दोहरा चुका होता है कि गंगा को पढ़ाते वक्त कई बार वो सफिया के नाम से उसे पुकार लेता है और गंगा के पूछने पर बस थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। इतने दिनों से सफिया से बात करते हुए श्याम को सफिया के बारे में कई बातें पता चलती हैं, जैसे कि सफिया के पिता नजदीक के मस्जिद के मौलवी हैं और अक्सर वो सुबह को नमाज के बाद 7 बजे तक घर वापस आ जाते हैं और फिर करीब 10 बजे बच्चों को पढ़ाने मदरसे में चले जाते हैं। सफिया के 3 छोटे भाई हैं जिनका नाम अयान, सायन और रहमान है। अयान और सायन जुड़वा भाई हैं जो 10 बरस के हैं और रहमान उनसे करीब 2 साल बड़ा है। सफिया के अम्मी के इंतकाल को करीब 7 साल हो चुके हैं और उस वक्त सफिया करीब 12-13 वर्ष की रही होगी। सफिया ने अपनी पढ़ाई अपने पिता के मदरसे में और उसके बाद नजदीकी स्कूल में 12वीं तक की है और अब वो लखनऊ विश्वविद्यालय से उर्दू में ग्रेजुएशन कर रही है। कॉलेज के अलावा सफिया का सारा वक्त उसके घर में ही बीतता है, अपने भाइयों को संभालते, कुरान की आयत पढ़ते और अपने अब्बू की देखभाल करते। सफिया के अब्बू, जो कि इलाके के इज्जतदार मौलवी और मदरसे में शिक्षक हैं, वो अपनी बेटी पर खास और कड़ी नजर रखते हैं ताकि वो किसी गलत संगति में पड़कर उनकी पाक इज्जत पर कोई लांछन न लगा दे। वो खुद सफिया को अपने मोटर पर विश्वविद्यालय तक पहुंचाने जाते हैं और छुट्टी के बाद उसे लेने जाते हैं। किसी आम सखियों की तरह सफिया भी शाम को काफी ऐसी बातें बताती है
जिसका कोई तुक नहीं बनता। अब देखिए ना, कल ही सफिया श्याम को कह रही थी कि उसके सामने वाले पड़ोस में जो हामिद आपा रहती है ना, उनके पास पर्शियन बिल्ली है और हाल में ही उनके बिल्ली ने 6 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 3 बच्चे जन्म लेते ही खुदा को प्यारे हो गए। अब बाकी 3 बिल्ली के बच्चे अक्सर दीवार कूदकर सफिया के घर में आ जाती हैं और उसके तीनों भाई उनके साथ खूब खेलते हैं। यहां तक कि शाम को यह भी पता चल गया है कि सफिया का घर लखनऊ के बड़े मस्जिद के पीछे सफेद रंग में बना हुआ है, जिसके बड़े और हरे रंग के दरवाजे पर बड़े बड़े उर्दू के शब्दों में मोहम्मद कासिम अली खान लिखा हुआ है, जो कि सफिया के अब्बू का नाम है। उसके घर के आगे ही जो जलेबियों की दुकान है, वो अपने चाशनी में केसर मिलाने के लिए पूरे शहर में मशहूर है। अब इसी बीच में सफिया भी ये जान जाती है कि श्याम शुक्ला, जिनके पिताजी बनारस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और खुद श्याम इतिहास का अंतिम वर्षीय ग्रेजुएशन का छात्र है, और खाली समय में वो अपने एक मित्र की छोटी बहन को ट्यूशन देता है। उसे सुबह सैर करना खूब पसंद है और वो अक्सर बनारस के घाट पर गंगा किनारे सुबह सैर को जाया करता था। मगर जब से सफिया का फोन आना शुरू हुआ है, तब से अब वो सैर को नहीं जाता। सफिया को तो ये भी पता लगता है कि श्याम को हिंदी कविताओं का शौक है और वो अब कभी कभी कविताएं भी लिखता है। सफिया को उसके लिए श्याम का सुबह के सैर का त्याग करना काफी भाता है, क्योंकि उसके लिए पहली बार किसी ने कुछ किया था जो कि स्वार्थ से परे था। और सफिया, जो कि खुद शेर और शायरी काफी पसंद करती है, उसको श्याम के कविताओं से प्रेम काफी लुभाता है। अब मिला जुलाकर हम यूं कह सकते हैं कि इन 5-6 दिनों के बातों में ही श्याम और सफिया एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। अम्मी के इंतकाल के बाद ना अब्बू थोड़े ज्यादा सख्त हो गए हैं। वो हमसे बातें तो कम ही करते हैं, मगर हमारा ध्यान खास तौर पर रखते हैं। सफिया एक दिन फोन पर श्याम को यह बात बताती है। अच्छा चलो अब हम रखते हैं, अब्बू के आने का वक्त हो चला है और फिर रहमान भी उठ गया है, उसके लिए हमें नाश्ता भी बनाना है ना, और फिर कॉलेज भी निकलना है। अच्छा, हम तुम्हें कल सवेरे कॉल करेंगे, खुदा हाफिज। ये बोलकर सफिया फोन रख देती है। श्याम कॉलेज को निकल जाता है। इधर इन दिनों गंगा के साथ भी कई चीजें हुई और उनमें से मुख्य तो पंकज मिश्रा के साथ उसका आमना सामना है। और ये कैसे हुआ, आइए चलिए जानते हैं। हुआ यूं कि किसी आम दिन की तरह कोमल, गंगा और उनकी कई अन्य सखियां सब एकजुट होकर बगीचे में आम के पेड़ के नीचे बैठी सुस्ता रही थी और बातें कर रही थी कि विमला, जो कि गंगा की सखी जनों में से एक थी, वो गंगा से पूछती है, अरे ओ गंगा, तेरे बारे में उड़ती उड़ती अफवाह सुनी है लाडो, तो बुरा ना माने तो पूछो। अब आपस में क्या बुरा मानेंगे विमला, और अगर तेरे मन में कोई प्रश्न है तो पूछ ले। कोमल विमला की ओर देखते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस लोग बात कर रहे हैं तेरे और पंकज मिश्रा के बारे में। मेरा एक मित्र है ना, वो रमेश, लड़कों के बिल्डिंग वाला, वो बता रहा था कि कोई पंकज मिश्रा है जो कि तुझे पसंद करता है। विमला गंगा की ओर एक टक देखते हुए कहती है, होगा कोई मजनू, अरे हमारे गंगा के पीछे तो कई लड़के दीवाने बने फिरते हैं। कोमल गंगा के पीठ पर हाथ जमाते हुए कहती है, अरे तो कोई आम मजनू नहीं है वो, उसके बारे में सुना है कि कॉलेज के कुछ चुनिंदा टॉपर छात्रों में से एक है वो, और फिर कई पुरस्कार भी जीते हैं उसने भाई, कविताएं और वाद विवाद प्रतियोगिता में। विमला गर्व से सबको बताती है, हाँ हाँ होगा कोई टॉपर और वाद विवाद प्रतियोगिता का धुरंधर, मगर हमारे गंगा के सामने तो उसकी घिग्गी बन जाती है, एक आवाज तक तो निकलती नहीं। क्यों सखियो, गलत कह रही हूं मैं? कोमल सबकी ओर देखते हुए गर्व से कहती है, अरे भाई, इतना ही प्रधान होता तो खुद न चला आता गंगा के पास अपनी प्रेम की अर्जी लेकर, लोगों से क्यों कहला फिरता है? कोमल दोबारा कहती है और सभी लड़कियां हंस पड़ती हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब भैया ये प्रेम का मामला है और तुम लोग तो जानती ही हो कि कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, अपने प्रेमी के सामने तो चारों खाने चित्त ही हो जाता है। विमला हंसते हुए बोलती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, अरे भाई, तुम लोग आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर लोगे कि गंगा के भी कुछ सुनोगे कि भला उसे पंकज पसंद भी है कि नहीं? हाँ हाँ गंगा, तू बता, तेरा क्या कहना है इस बारे में? विमला और कमला गंगा से पूछते हैं।
हमने तो न कभी नाम सुना है और न कभी पंकज मिश्रा को देखा है। अब कभी मिलेंगे, बातचीत होगी तो ही तो सोचा जा सकता है। अभी तो कुछ कहना बड़ा कठिन है। गंगा कहती है, देख रही हो सखियों किस तरह से ना हाँ कर रही है और ना कह रही है। बड़ी चतुराई से बात को टाल रही है ये। विमला कहती है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, और इतना ही अच्छा व्यक्ति है मिश्रा तो गंगा आज ही अपने भाई के मित्र श्याम से पूछ लेगी। दोनों तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना, क्यों गंगा? कोमल कहती है, ना बाबा ना, हम ना पूछेंगे सर जी से कुछ। अगर उन्होंने भैया से शिकायत लगा दी तो भैया तो हमारे मार ही डालेंगे हमें। गंगा डरते हुए कहती है, अरे तू एक बार कोशिश तो कर, बातों बातों में घुमा कर पूछ लेना। अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, हम जानते हैं शुक्ला को, वो तो बड़ा भला इंसान है। अरे भाई वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा जिससे तुम दोनों भाई बहन के बीच कोई खटास आए। विमला कहती है, भैया ठीक ही कहते हैं लोग कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं रहती। अब देखिए ना, गंगा ने बस कोमल को यह बात बताई थी कि उसके भाई राजेश के मित्र श्याम शुक्ला गंगा को इतिहास के ट्यूशन देने आते हैं, और भैया ये बात देखते ही देखते सारे सखियों के बीच में फैल गई। हाँ, अच्छा तुझे बड़ा पता है श्याम के बारे में? क्या बात है? कोमल चुटकी लेते हुए विमला से मजाक में पूछती है। चल बेशर्म कहीं की, हमारा बड़ा भाई चिराग श्याम के साथ ही तो पढ़ता है, वही कभी कभी अपने मित्रों की बात बताता है। विमला कोमल के हाथ पर धीरे से मारते हुए कहती है। तभी क्लास की घंटी बजती है और इन सखियों की मंडली खत्म होती है। कोमल और गंगा एक साथ गेट से निकलकर विश्वविद्यालय के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब वो कॉलेज के लड़कों के बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं तो उन्हें सामने से आता हुआ चिराग और पंकज मिश्रा दिखाई पड़ते हैं। ओ मिश्रा, वो देख गंगा आ रही सामने से, अगर आज कुछ बात करनी है तो कर ले। कोमल से मैं बात कर लूंगा कि कुछ देर तुझे और गंगा को अकेले छोड़ दे। चिराग पंकज से कहता है। यूं तो पंकज एक गोरा चिट्टा सामान्य कद का, थोड़ा मोटा और खुद में रहने वाला सीधा और सरल व्यक्ति है, मगर गंगा को पहली बार देखने पर वो थोड़ा कपटी और चालाक किस्म का व्यक्ति लगता है। गंगा को उसके चेहरे को देखकर जरा भी नहीं लगता कि यह वाद विवाद प्रतियोगिता का धुरंधर है, क्योंकि गंगा को देखते ही पंकज का मुंह सूख सा गया था, जैसे कोतवाल को देखकर चोर का हो जाता है। पंकज गंगा के सामने तो आ जाता है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाता। इस बार उसके प्रेम प्रसंग की बात आगे बढ़ाते हुए चिराग ही बेचारा खुद आकर गंगा और कोमल से अवगत कराते हुए पंकज का परिचय करवाता है। नमस्कार, हमारी बहन विमला आपके साथ पढ़ती है ना, उसने हमारे बारे में कभी न कभी बताया होगा। हम आप दोनों को जानते हैं, आप गंगा और आप कोमल है ना, ये हमारे मित्र पंकज मिश्रा हैं। चिराग बड़े आत्मविश्वास से बात को आगे बढ़ाता है। जी, हम आपको जानते हैं चिराग भैया, विमला ने हमें आपके बारे में बताया था, कई बार बताया है, और हमें यह भी पता है कि ये पंकज है। कोमल कहती है। तो विमला ने यह भी बताया होगा कि वो हमें चिराग भैया नहीं कहती, तो कृपया आप बस चिराग ही कहिए और इन्हें पंकज। चिराग हंसते हुए जवाब देता है। इस पर कोमल और गंगा कोई जवाब नहीं देते। चिराग कोहनी से मारते हुए पंकज को इशारा करता है कि अब उसको भी कुछ बोलना चाहिए। हमारा नाम पंकज मिश्रा है। ये सुनते ही गंगा और कोमल दबी आवाज में हंसने लगती हैं। उन दोनों को हंसते देखकर पंकज का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा जाता है और वो चिराग की ओर देखकर शर्म से लाल होते हुए पीछे मुड़कर सीधा चलना शुरू कर देता है। अरे पंकज, अच्छा चलिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक है कोमल? आपका दिन शुभ हो। कहते कहते चिराग भी पंकज की ओर भागा चला जाता है। आपका भी, कोमल कहती है और दोनों खूब जोर जोर से हंसने लगती हैं। रास्ते में इन्हीं की बातों पर टिप्पणी करते और हंसते हुए कोमल और गंगा अलग अलग रिक्शे पर बैठकर अपने अपने घर को रवाना हो जाती हैं। तो ये थी पंकज और गंगा की पहली मुलाकात। इसके बाद गंगा घर पहुंच जाती है और शाम का इंतजार करने लगती है, जो कि 3-4 बजे आने वाला था, और अभी तो केवल 2 ही बजे थे। राजेश भी सुबह से गायब है, वो भी सुबह से घर नहीं आया, न जाने किस काम में व्यस्त है। और आजकल गंगा और राजेश की ज्यादा बात भी नहीं होती, गंगा भी अपने कामों में व्यस्त रहती है।
और राजेश भी अपने पत्रकारिताओं के आवेदनों और पत्रों में उलझा सा रहता है। कई दिनों से अपने बड़े भाई से डांट न सुनना और उससे न लड़ना गंगा को बड़ा खल रहा है और वो चाहती है कि राजेश उसे पुराने समय की तरह ही डांटे और वो उससे लड़े। इसी बीच शाम को इंतजार करते करते गंगा आज हुई घटना के बारे में विस्तार से सोचने लगी। उसने जैसा पंकज के बारे में सोचा था, पंकज वैसा तो नहीं निकला जिसके बारे में विमला डींगे हाँक रही थी। वो पंकज तो चूहे की तरह डरपोक और शर्मीला निकला। गंगा, जिसका खुद का व्यक्तित्व शर्मीला नहीं है, उसे पंकज का यूं घबराना कुछ रास न आया। उससे तो बेहतर गंगा को श्याम ही लगता है, जो कि स्पष्ट, सीधा और खुले विचारों का है। गंगा कमरे से निकलकर आंगन में खाट लगाए बैठ जाती है। धूप खिली तो है, मगर इस तरह चुभ नहीं रही है कि उससे छुपना पड़े। थोड़ी धूप गंगा के बालों पर बिखरी है, जो उसके बालों को सुनहरा प्रतीत करवाती है। हल्की सूरज की किरणों में गंगा का गोरा बदन और गुलाबी चेहरा किसी सुंदर फूल की तरह खिला नजर आता है। उसने खाट पर कोई किताब खोल रखी है, मगर उसका ध्यान कहीं और सम्मोहित है। वो गेंदे के फूलों पर मंडराते भंवरों को देख या सोच रही है कि क्या फूल कभी परेशान नहीं होते। कभी तितली, कभी भंवरे, तो कभी मधुमक्खी के उसे बार बार छेड़ने पर। आज बड़े समय बाद गंगा का कविता सुनने को जी चाह रहा है। तभी इतने में ही श्याम आंगन में आ बैठता है। गंगा उसे देख तो लेती है, मगर उसकी आंखों में कोई उत्सुकता नहीं नजर आती और वो एक नजर श्याम को देखकर फिर अपना ध्यान भंवरों पर केंद्रित कर लेती है। क्या हुआ गंगा जी, आज पढ़ने का इरादा नहीं लगता आपका? अच्छा, और राजेश भाई कहाँ हैं? आप दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ कहीं? श्याम पूछता है। पता नहीं कहाँ गए हैं, सुबह से नजर ही नहीं आए घर में। गंगा बिना देखे श्याम को जवाब देती है। अच्छा, तो फिर हम राजेश भाई के आने के बाद ही आते हैं। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हारा आज पढ़ने का मन है। चलो कोई नहीं, आज आराम कर लो, हम कल आते हैं। श्याम कहता है। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बैठिए ना। पढ़ने का इरादा तो है, लेकिन कुछ देर बाद, और भैया भी आ जाएंगे तब तक। गंगा आग्रह करती है। न, अरे पहले तो हमें सर जी बोलना छोड़ो। मुश्किल से 2 साल बड़े होंगे तुमसे। हमें सर जी ना कहा करो, हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम अपने पिताजी की तरह प्रोफेसर बन गए, जो कि हम बिल्कुल नहीं बनना चाहते। श्याम गंगा से कहता है। अच्छा, तो श्याम, आपको क्या बनना है? अगर शिक्षक नहीं बनना तो? हमें तो लगा कि आपको पढ़ाने में रुचि है। गंगा कहती है। वो हमें रुचि तो नहीं है, मगर तुम्हारे भैया हमारे काफी प्रिय मित्र हैं, तो उनके कहने पर हम तुम्हें पढ़ाने आ जाते हैं। श्याम जवाब देता है। बाकी वैसे तो हमें बहुत कुछ बनना है, मगर कवि और लेखक में हमारी खास रुचि है। हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही कविताएं लिखना और पढ़ना बेहद पसंद है। श्याम चहकते हुए जवाब देता है। कविताएं? वाह, कविताओं का तो हमें भी बड़ा शौक है। एक दो हमें भी सुनाइए ना। गंगा अनुरोध करती है। श्याम कुछ पंक्तियां पढ़ता है। मंच है इश्क और हम किरदार हैं। एक तुम हो जो पर्दा गिराते हो, और एक मैं हूं जो पर्दा नहीं छोड़ता। पीछे से आवाज आती है। अरे बहुत खूब श्याम भाई, यार क्या खूब लिखा है यार, क्या शेर पढ़ा है। वाह, एक तुम हो जो पर्दा गिराते हो, एक मैं हूं जो पर्दा नहीं छोड़ता। अरे वाह, क्या बात है। राजेश श्याम की पंक्तियों को दोहराता हुआ कहता है। अरे वो कुछ नहीं, गंगा भी आज अलसाई हुई थी और आप भी नजर नहीं आए, तो हमने कहा कि आज पढ़ाई रहने ही देते हैं। श्याम कहता है। ए गंगू, जाओ तो जरा 2 कप चाय बना लाओ, अपने लिए भी बना लेना। अच्छा ये लो जलेबी और समोसे, ये भी ले आना प्लेट में डालकर। हाँ ना, खुशखबरी है, तुम चाय बना लो तो सुनाए। गंगा राजेश के हाथ से लिफाफा पकड़कर रसोई की ओर बढ़ जाती है और कुछ गुनगुनाते हुए कहती है। ना 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 ना, अभी ना कहना जब तक हम ना आए। अच्छा श्याम बाबू, आप जरा बैठो, मैं नहा कर आता हूं, तब तक चाय भी बन जाएगी। राजेश खाट से उठकर जाते हुए कहता है। श्याम खाट पर पड़ी किताब उठाकर कुछ पन्ने पढ़ने लगता है। पन्ने पलटते पलटते श्याम ये सोचता है कि आज उसकी लखनऊ की सखी
सफिया से बात नहीं हुई। न जाने ऐसा क्या हो गया जो उसने आज सवेरे फोन ही नहीं किया। मन में कई विचार सागर की लहरों की तरह किनारे पर आकर फिर सागर में विलीन हो जाते हैं और श्याम का मन कभी विचलित तो कभी शांत हो जाता है। शायद आज भूल गई हो, या फिर उसके अब्बू नमाज को ना गए हो, या फिर उसका छोटा भाई जल्दी उठ गया हो, या हो सकता है कि कॉलेज जल्दी जाना हो किसी आवश्यक काम से। इन सभी विचारों को समेटकर नायक अपने मन को तसल्ली देने में लगा हुआ है कि इतने में ही चाय बनकर आ जाती है और राजेश भी नहाकर कुर्ता पजामा पहनकर खाट पर आ बैठता है। भैया अब बताइए ना, क्या खुशखबरी है? गंगा उत्सुकता से पूछती है। राजेश जलेबी का एक टुकड़ा गंगा के मुंह में उठाकर रखता है और कहता है, भाई पोस्ट ऑफिस गए थे आवेदन का पता करने, तो मालूम चला कि श्याम तुम्हारा लिखा हुआ पत्र स्वीकृत हो गया है और मुझे अगले हफ्ते इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद बुलाया है। लिखा है कि इंटरव्यू अगर सफल रहा तो लखनऊ में मुझे मुख्य संपादक के अंदर काम करने का अवसर प्राप्त होगा और वेतन भी दिया जाएगा। ये कहते कहते राजेश एक लिफाफा जिसके अंदर एक पत्र है श्याम की ओर बढ़ा देता है। श्याम उस पत्र को पढ़ सारी चिंता भूल जाता है। वो भूल जाता है कि कुछ देर पहले वो चिंता के अनंत सागर में डूबा हुआ था। भाई हम आपके लिए बहुत खुश हैं राजेश भाई, हमें पहले से ही मालूम था कि आपका पत्र स्वीकृत हो जाएगा। अब बस इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और जाकर दिखा दीजिए कि सारे उत्तर प्रदेश को अपने कलम की ताकत। श्याम एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, वो सब तो हम कर लेंगे, बस श्याम ये गंगा की चिंता लगी है हमें। 2-3 दिन का काम है इलाहाबाद में और इसको अकेले छोड़ने का मन नहीं मान रहा। अरे बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए राजेश भाई, आप बस अपने इंटरव्यू पर ध्यान दीजिए। और रही बात गंगा की, तो अगर आपको कोई समस्या ना हो तो 2-3 दिन हमारे यहाँ अम्मा के साथ रह लेगी। श्याम कहता है, अरे अरे कैसी बात करते हो, समस्या की कोई बात नहीं है, मगर ये गंगा बहुत नटखट है, परेशान कर देगी तुमको और तुम्हारी अम्मा को। राजेश कहता है, अरे तो अच्छा ही है ना राजेश भाई, अम्मा भी बेचारी घर पर अकेली रहती है। अब पिताजी और मैं तो कहीं ना कहीं इधर ही खोए रहते हैं, पिताजी किताब में और मैं कॉलेज और दोस्ती में। ऐसे में बेचारी अम्मा अपने भगवान और घर में ही व्यस्त रहती है। अब उन्हें भी तो कोई चाहिए बात करने को, उन्हें भी कोई मिल जाएगा। और फिर गंगा तो है ही बात नहीं, देख लीजिएगा बहुत जल्दी रम जाएगी अम्मा के साथ। और फिर भैया कहीं ये ना हो कि हमें अम्मा घर से निकाल दे और कहें कि तुम जाओ राजेश के साथ रहो, गंगा को यहीं छोड़ दो। ये कहकर श्याम और राजेश दोनों हंसते हैं। गंगा उन दोनों की बातों को सुनती है और केवल मुस्कुराती है, कोई टिप्पणी और कोई बात नहीं करती। और हाँ श्याम, एक और बात है यार, कल जरा साथ में बाजार चलना होगा। कल हमें टेलीफोन लगाना है घर में, पत्र में हमसे टेलीफोन नंबर मांगा गया है, इसी पर हमें सारी जानकारी प्राप्त होगी आगे से। राजेश श्याम से कहता है। कुछ देर बातें यूं ही चलती हैं और फिर करीब 6 बजे श्याम राजेश और गंगा को अलविदा कहकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अगले सुबह फिर वही इंतजार का सिलसिला शुरू। आज फिर सफिया का फोन नहीं आया। न जाने ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन से उसे एक पल भी फुर्सत नहीं मिल रही। कम से कम श्याम को बता तो दे कि आखिर क्या समस्या है। इसी तरह तरह की चिंता श्याम के मन को खाए जा रही है और उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है कि श्याम और सफिया में से किसी को भी मोहब्बत है या प्रेम की अनुभूति हुई हो। दोनों को एक दूसरे से बातें करना पसंद है और अभी इसको प्रेम का नाम देना जल्दबाजी होगी। खैर, मुझे तो नहीं लगता कि प्रेम होते समय किसी को भी यह मालूम होता है कि उन्हें प्रेम हो रहा है। प्रेम तो अक्सर हो जाने के बाद या प्रेमी के दूर चले जाने के बाद ही महसूस होता है। नायक को सफिया के साथ अपनी आखिरी बातचीत याद आती है। वो याद करता है कि आखिरी बार सफिया कह रही थी कि उसका भाई उठ गया है। तो क्या उसके भाई ने हमें बात करते देख लिया और फिर अपने अब्बू को बता दिया, या फिर उसके अब्बू ही आ गए और उसे हमसे बातें करते देख लिया हो। खैर, अब ये बात तो मुझे और आपको नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि नायक जो अपनी सखी से बात नहीं कर पा रहा है और ये बात उसे बहुत कष्ट पहुंचा रही है। अब ऐसा लगता है कि प्रेम का पहला चरण यही है कि स्नेह नायक के मन में उत्पन्न हो चुका है। बेचैनी है। नायक को सफिया की आवाज से स्नेह हो गया है।
और वो अगर उसे नहीं सुनाई पड़ रही है तो वो चिंतित एवं चिड़चिड़ा हो गया है। या तो ये भी कह सकते हैं कि नायक को सफिया की आवाज की आदत सवेरे उठते ही हो गई है और अब उसके अनुपस्थिति में नायक अंदर ही अंदर घुट और तड़प रहा है। इसी घुटन से छुटकारा पाने के लिए श्याम आज फिर सैर के लिए गंगा घाट निकल जाता है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ ही साथ फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को। और भी कहानियां जैसे कि मैला आंचल, राग दरबारी, कसब, इस सब के लिए फॉलो करें हमारे स्पॉटिफाई चैनल को। और साथ ही साथ हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।